डियर फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं नवंबर 22 एग्जामिनेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए इंटरमीडिएट के पेपर की। आई एम तरुण महाजन, योर फ्रेंड, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड योर फैकल्टी एट नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी। पेपर थोड़ा सा लेंदी था। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूं, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं कह सकते, थोड़ा लेंदी जरूर था। और अगर आपने मेरे नोट्स प्रॉपरली किए हैं और मेरा करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल जो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, अगर वो आपने ठीक ढंग से किया हुआ है तो पेपर पूरा का पूरा 100% पेपर, पूरा 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने लायक था। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक कंपलसरी क्वेश्चन है, ये ईओक्यू का क्वेश्चन। क्लास में पढ़ाते समय मैं स्पेशली बोलता हूं कि यार इसको बड़ा एक फैंसी नाम उन्होंने दे दिया है, विलियम जे बाउमल्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। तो एग्जाम में बाउमल लिखा हुआ आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, ये वही विलियम जे बाउमल, मतलब कि सिंपल ईओक्यू क्वेश्चन है कैश मैनेजमेंट का। इसको हम लेंदी भी नहीं कह सकते। आपको मालूम है ना एवरेज कैश बैलेंस कैसे निकालते हैं? ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ कन्वर्जन ईच ईयर, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स। वो आप जानते हो कि एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ईओक्यू जब आप करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर आ जाते हैं। इन टाइम इंटरवल बिटवीन टू कन्वर्जन, तो यार फॉर एग्जांपल अगर एक साल में आपको 6 बार कन्वर्जन करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब दो कन्वर्जन के बीच में, दो ऑर्डर के बीच में टाइम गैप कितना हो गया? 2 मंथ्स। आई रिपीट कि से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईयर आ गए 6, तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स कर देंगे तो दो ऑर्डर के बीच कितने मंथ का टाइम गैप है वो निकल आएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी था थर्ड वाला पार्ट, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी तो यही आपको पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का है। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट करना है, रिटर्न ऑन ऑनर्स इक्विटी कैलकुलेट करना है। रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन ऑनर्स इक्विटी के लिए एवरेज नहीं निकाल सकते आप, तो आपको क्लोजिंग फिगर से ही यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा। रेशियो एनालिसिस का एक यूजुअल नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद में 1C के बारे में अगर हम बात करें तो आपको एक बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं और उसके बाद में बोला ऑर्डिनरी शेयर्स। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और उसके बाद में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एक्स डिविडेंड से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डिविडेंड पॉलिसी में बताता हूं कि एक्स डिविडेंड मतलब जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसके बाद की प्राइस है, मतलब कोई भी शेयर प्राइस यूजुअली एक्स डिविडेंड ही होती है। हाँ, लेकिन जब ये कम डिविडेंड प्राइस लिख दी है तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें से डिविडेंड माइनस कर देना चाहिए ताकि एक नॉर्मल प्राइस निकल के आ जाए। कम मतलब क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड। तो अभी जैसे यहाँ 25 रुपए की फेस वैल्यू के ऊपर आप 8% कैलकुलेट कर लीजिए तो शायद 2 रुपीज आएगा। तो 18 में से वो 2 माइनस कर दीजिए, 16 रुपीज प्राइस लेकर के आपको सॉल्व कर लेना। अदरवाइज ये एक यूजुअल क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे आपको दी हुई है 19%, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग अलग से दी नहीं है, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी हो जाएगी। ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट अप्रोच का बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन नोट्स में आपको मिल जाएगा और बिल्कुल ऐसा कैसा ही मुझे लगता है फिगर भी काफी कुछ मिलते हैं जो नोट्स में हमारे क्वेश्चन है उससे। और सिंपल क्वेश्चन है, 3 लाइन में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कमा के देने वाला और कम समय में खत्म हो जाने वाला ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले P&L स्टेटमेंट बनाना है और फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करना है। लेवरेजेस का क्वेश्चन है जिसमें DOL और DFL दिया हुआ है और रिवर्स कैलकुलेशन करके और आपको पूरा सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, PBT, PAT, ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 10 नंबर के लिए ये छोटा क्वेश्चन है, इसमें कम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उसके बाद में इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा ये इजी है मगर बहुत लेंदी क्वेश्चन है। आपको याद है ना अनइक्वल लाइफ वाले क्वेश्चन में 2 मेथड होती है, एक में लाइफ इक्वल कर लेते हैं और एक में ईएमपी भी यूज करते हैं। यहाँ स्पेशली लाइफ इक्वल करने को बोला है कि या तो 5-5 साल एक मशीन 2 बार आप लगा लो या 10 साल के लिए एक पूरी नई मशीन आप खरीद डालो।
ये दो चीजें आपको यहाँ पर ऑप्शन में दी हुई है। तो यार अब इसमें छोटी सी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि WDV मेथड बोलती है, तो क्या NUT का फॉर्मूला नहीं लग सकता है? पूरे 10 साल की आपको टेबल ही बनानी पड़ेगी। CFBT ले लो और उसके बाद पूरे 10 साल का एक 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 करके डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो और फिर CFAT भले आप शॉर्टकट से निकाल सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं कहूंगा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, मगर ये क्वेश्चन कैसा है, लेंथी। कॉमन टाइम होराइजन मेथड या रिप्लेसमेंट चेन मेथड जिसको हम बोलते हैं उसका क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को मैं मार्क्स अलॉट करूं तो शायद जितना टाइम इसमें लगेगा शायद 12 नंबर का एक क्वेश्चन होना था, ऐसा मैं कह सकता हूं। इतना थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेंथी है। ये क्वेश्चन की वजह से कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई पेपर लेंथी है। आई नो दिस क्वेश्चन इज लेंथी, बट पूरा पेपर को हम लेंथी करार नहीं दे सकते। डिट्टो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 डिट्टो सेम क्वेश्चन करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल में है, और जो मैं कंपलसरी करता हूं कि सीपीएम के ये 6-8 क्वेश्चन तो करना ही करना है मेरे सीपीएम के। दिस इज नॉट आईसीआई पब्लिकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, माय सीपीएम आई एम टॉकिंग अबाउट। जो मैं क्वेश्चन कंपलसरी करता हूं उसमें एक क्वेश्चन आता है, ये 12,000 रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये प्रेजेंटली द हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग डायग्नोस्टिक वर्क एंड इज अर्निंग कमीशन इनकम ऑफ 12,000 पर एनम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अपने को आउटफ्लो मान के माइनस करना चाहिए, ये मैंने पढ़ाया है। और डिट्टो सेम चीज जो है वो करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर अवेलेबल है। और इसमें इन्होंने क्या कर दिया, अगर ये बिफोर टैक्स होता तो आप क्या करते, तो भाई साहब इसका टैक्स बेनिफिट हम ले लेते। अगर ये अपने आप में ही आफ्टर टैक्स होता तो क्या करते? सुनो बहुत सिंपल है, अगर ये बिफोर टैक्स होता तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पहले ही इसको माइनस कर लेते। अगर ये आफ्टर टैक्स है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेने के बाद इसको माइनस करते। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सिंपल। हाँ, इसमें भी ये है कि आपको ये 8 years एंड ऑल दोस थिंग्स, यहाँ पे 8 साल की लाइफ है इसमें। और डिप्रिसिएशन का मेथड कौन सा वाला दिया हुआ है, लेट मी जस्ट चेक, क्योंकि अभी आपके साथ साथ ही मैं ये पेपर पढ़ रहा हूँ अभी यहाँ पर। आपको एनपीवी और पीआई दोनों ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यार एनपीवी से सॉल्व होता है तो पीआई से भी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। 8 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी यहाँ दिए। उसके बाद में फिर ये जो क्वेश्चन है इसको मैं कहूंगा कि दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग। इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट कर दिया है कि एक बार को आप कंफ्यूज हो जाओ। मतलब एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन 2 बार या 3 बार रीड करना पड़े तो जाके वो कॉम्प्रिहेंड कर ले कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इजी, मगर इंफॉर्मेशन ऐसे उटपटांग तरह से प्रेजेंट कर दी कि कंफ्यूजिंग लगे। ट्रेडिशनल अप्रोच से 2 कंपनियों की वैल्यू दी हुई। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि लोन ज्यादा लेते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अलग अलग आती है। और फिर पूछ रहे हैं कि आप M&M अप्रोच से वैल्यू निकाल दो। आप जानते हो कि M&M अप्रोच से वैल्यू नहीं निकलती है, उसमें तो सिर्फ आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकलता है। तो मैं आपको हमेशा बोल चुका हूं कि जब भी क्वेश्चन में M&M हो और विथ इनकम टैक्स बोल दें या M&M हो और वैल्यू कैलकुलेट करने को बोलें तो इसका मतलब वो M&M नहीं, एक्चुअली NOI का क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है कि NOI का क्वेश्चन है। और ये जो आपको दिया है 9.09%, इसको आप अनलेवर्ड कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी मान सकते हो। इसीलिए ये अनलेवर्ड कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है। और NOI अप्रोच में जो एक की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वही दूसरे की भी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। और क्वेश्चन साफ साफ आपसे जो पूछ रहा है कंप्यूट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो स्टेप्स आप जानते ही हो। आप EBIT लेते हो, उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करते हो, तो दोनों का EBIT 5-5 हजार है, दोनों का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.09% हो जाएगा। उससे दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, उसमें से डेट की वैल्यू माइनस करेंगे तो इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, और फिर EAES डिवाइडेड बाय इक्विटी करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। कहने का मतलब है ये NOI का एक सिंपल क्वेश्चन है। EBIT डिवाइडेड बाय KO इज इक्वल टू वैल्यू माइनस डेट इज इक्वल टू इक्विटी की वैल्यू, एंड वंस यू कैलकुलेट इक्विटी की वैल्यू तो EAES अपॉन इक्विटी की वैल्यू कर दो तो सीधे से क्या निकल करके आ जाती है, उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट होकर के आ जाती है। समझे आप इस बात को? पर इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करिए कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि यार ये 50,000 60,000 ये सब क्या दिया। अरे भाई ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच की वैल्यू है ना, हमको इससे क्या लेना देना। हमको तो NOI से क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये जो 4 मार्क्स वाला पार्ट था ये कंफ्यूजिंग था, आई मस्ट से। क्वेश्चन ये 6 मार्क्स
डिट्टो सेम क्वेश्चन नोट्स में है, डिट्टो सेम क्वेश्चन करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल में है। इसका ये जो वाला पार्ट है, किसी बच्चे को लगाओ कि अरे सर ये वाला क्या है, ये बहुत टफ है, तो इस बहुत टफ को मैं 3 बार रिपीट करता हूं इस वाले पार्ट को क्लास में इसी क्वेश्चन की इस वाले पार्ट को, कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। आप देखेंगे मेरे नोट्स में नोट भी लिखा हुआ है इसके सोल्यूशन को लेकर के। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरा का पूरा नोट्स एज वेल एज मेरे सीपीएम में से आया है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और आपने ईमानदारी से मुझे फॉलो किया है तो पूरा का पूरा पेपर लगभग वही है जो हम ऑलरेडी क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। ओके, थ्योरी थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज यूज कर ली। अरे वो याद है ना आपको, जिसको हम फॉरेन बॉन्ड कहते हैं, सीधे सीधे फॉरेन बॉन्ड यांकी बॉन्ड है। एक नॉन यूएस कंपनी यूएस में जब बॉन्ड इशू करती है तो उसको यांकी बॉन्ड बोलते हैं, यूके वाले को बुलडॉग बोलते हैं, जापान वाले को समुराई बोलते हैं। याद आया थ्योरी में, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की थ्योरी, ये वो वाला यार, सिंपल है, यांकी बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ ट्रेजरी मैनेजर और कैश मैनेजर, थ्योरी नोट्स में हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। 5-6 फंक्शंस उसके होते हैं, कैश मैनेजमेंट, बैंकिंग रिलेशनशिप्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और 2-3 पॉइंट और भी। इसके बाद में यहाँ पे बोलते हैं, ये बोलते हैं द फर्म हैज मोर कैपिटल देन इट्स रिक्वायरमेंट। भाई इसको ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन से आपकी सॉल्वेंसी इंप्रूव होती है लॉन्ग टर्म में, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि आरओआई वगैरह रिड्यूस हो जाते हैं। फिर यहाँ बोल रहे हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर फॉर डिसाइडिंग द सोर्स एंड क्वांटम ऑफ कैपिटल। सोर्स ऑफ कैपिटल के लिए तो आप जानते ही हो कि रिस्क, कॉस्ट और कंट्रोल को कंसिडर किया जाता है। क्वांटम ऑफ कैपिटल इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करा है उसके ऊपर। सिंपल थ्योरी है, अगर किसी न्यूमेरिकल में आप डर भी गए तो ये पूरी 10 नंबर की थ्योरी जो है अटेम्प्टेबल है, जिसमें से भी मैं ये कहूंगा कि ये तो प्योर थ्योरी हो गई 8 मार्क्स की, और ये जो 2 मार्क्स है ये आपका न्यूमेरिकल चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड थ्योरी है। इन शॉर्ट, मैं नहीं कहूंगा कि पेपर डिफिकल्ट है, मैं नहीं कहूंगा पेपर बहुत लेंदी है, मैं कहूंगा जैसा एक एफएम का पेपर स्लाइटली डिफिकल्ट, स्लाइटली लेंदी हमेशा से आता है, ये पेपर बिल्कुल वैसा ही है। विश यू ऑल द बेस्ट। शायद आपने बहुत अच्छा किया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स इस पेपर में जरूर पास होंगे, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। थैंक यू, बाय बाय।